गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या सब है। उसके सेकेंड पार्ट में आज हम लोग कुछ बुक्स का नाम जानेंगे जिसको कि हिस्ट्री को जानने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आते हैं वीडियो पे। देखिए, पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हमें जानना पड़ेगा। कुछ बौद्ध धर्म का साहित्य है, कुछ जैन धर्म का साहित्य है, जहां से हम इंडियन हिस्ट्री को जान पाते हैं। पहला है एक जातक और दूसरा जो बुक है वो कथा वस्तु है। यहाँ हीनयान आ गया, इससे दूसरी बुक है कथा वस्तु। जी, जातक एक ऐसा किताब है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को लिया गया है। मतलब महात्मा बुद्ध के पहले जो जन्म हुआ था, उनके पूर्व जन्म में उन्होंने जो जो किया था वो तमाम घटना को लिया गया है और इस बहाने बहुत सारे इतिहास के तत्वों को भी रखा गया है। दूसरा किताब है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु में क्या है कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का पूरा वर्णन है। तो अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो जातक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कथा वस्तु है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा जातक के बारे में पूछा जाता है। कथा वस्तु भी कई बार आपको एग्जाम में आएगा। अगर आपको पूर्व जन्म की कहानी पूछा जाए तो आपको जातक बताना होगा और जीवन चरित्र के बारे में कथा वस्तु। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समय काल लगभग एक ही रहा है और इसी कारण से वो जब वैदिक युग खत्म होता है, वैदिक युग के बाद की जितने राजा महाराजा हैं, खास करके प्राचीन भारत के, तो उनका ज़्यादातर इतिहास हमें इस साहित्य से पता चल जाता है। चलिए जैन धर्म में देखते हैं। तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो जैन धर्म के जितने भी साहित्य हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन्हें आगम कहा जाता है। और इनका जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के बारे में हम ये जान सकते हैं कि कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। और अगर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है तो उससे हमें भारतीय इतिहास की भी जानकारी मिलती है। और अगला जो हमारा किताब है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर आधारित है। महावीर ने अपने जीवन काल में जहाँ जहाँ भ्रमण किया, उन्होंने जिस जिस राजा के आश्रय में रहे, तमाम बातों का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इन चार पुस्तकों को याद करना जरूरी है। जातक, कथा वस्तु, उसके बाद जैन धर्म में आते हैं तो कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। इसके अलावा जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिसकी मदद से हम इतिहास को जानते हैं, और जिसमें कि सबसे पहले अर्थशास्त्र। आप जानते होंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की गद्दी पर बैठाया था, मौर्य वंश की स्थापना करी थी और भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो एक बात जान लें कि अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। इसमें राजनैतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है अर्थशास्त्र। और इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। और दूसरा क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है, तो उसमें हो जाएगा राजनीति पर। एक और जानकारी की बात है कि चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। वो विष्णुगुप्त था और उसके पिता के नाम पे, चैनी के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। लेकिन एक और नाम भी है चाणक्य का, जो है कौटिल्य। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य कूटनीति में माहिर थे और इस कारण से इन्हें कौटिल्य नाम से भी पुकारा जाता था। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। इस पुस्तक से हमें मौर्य युगीन इतिहास का पता चलता है। मतलब मौर्य काल में शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, उस समय का समाज कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती है मौर्य काल के बारे में।
चलिए अगले पुस्तक पे आते हैं, और जिसका नाम है राज तरंगिणी। दोस्तों राज तरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। और राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है? तो राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का प्रवाह। मतलब इसमें बहुत सारे राजा का जिक्र है। और देखिए इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला कि राज तरंगिणी वो पहली पुस्तक है जिसमें ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। मतलब इतिहास लिखने का जो एक चलन था वो कहीं न कहीं हमें राज तरंगिणी में सबसे पहले मिलता है। और ये संस्कृत में पहला ऐतिहासिक वर्णन का किताब है। दूसरी बात क्या है कि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राज तरंगिणी किसने लिखा? तो कलहन ने लिखा। कलहन ने किस पुस्तक की रचना करी? तो राज तरंगिणी। और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कि राज तरंगिणी किस जगह के लिए लिखा गया है, मतलब कहाँ पे आधारित है? तो इसका जवाब होगा कि ये कश्मीर के इतिहास पे आधारित है। मतलब कश्मीर का जितना भी इतिहास रहा है, कश्मीर के हिस्ट्री को आपको जानना है तो आपको राज तरंगिणी पढ़ना होगा। मतलब राज तरंगिणी से ही हम कश्मीर के पूरे इतिहास को जान पाए हैं। और कहाँ तक? 12वीं शताब्दी तक। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग मुस्लिम वंश का जब शासन होता है बहुत हद तक, कश्मीर में भी प्रभाव उसका पड़ता है, तब तक का पूरा इतिहास जो है ये राज तरंगिणी में हमें मिल जाता है। नेक्स्ट बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और उसका नाम है चचनामा। चचनामा जो किताब है, चचनामा को लिखा था अली अहमद ने। अली अहमद ने चचनामा लिखा था। और चचनामा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि ये अरब का भारत पे आक्रमण हुआ था उसको ये पूरी तरह से वर्णन करता है। और किस तरह से अरब भारत में आए, अपना सत्ता स्थापित किया और किस तरह से उस समय भारत का स्थिति था, वो तमाम बात इन्होंने लिखा है। और दूसरी बात कि एक आपको कॉमन जानकारी है कि कोई भी विदेशी अगर भारत पे हमला किया है प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में भी, तो उसका रास्ता कौन सा रहा है? तो दोस्तों वो आया है हिंदू कुश पहाड़ को पार करके पाकिस्तान के रास्ते आया है। तो उस समय का वो प्रांत सिंध प्रांत था। वो सिंध का इलाका था, तक्षशिला, सिंध, ये सब उधर पड़ता था। कंधार, मकरान, ये सब वैसा जगह था, वैसा प्रांत था जहां से होकर के विदेशी हमला किया जाता था। तो इसीलिए सिंध विजय के बारे में हमें चचनामा से पता चलता है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। नेक्स्ट किताब पे आते हैं, इसका नाम है अष्टाध्यायी। बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने। और पाणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करके पहली व्याकरण की किताब लिखी। मतलब ये एक व्याकरण का किताब है और ये पहला व्याकरण है। सबसे पहले व्याकरण जो किताब के रूप में आया था वो यही किताब था। और अष्टाध्यायी में मौर्य युग का चर्चा है, मतलब मौर्य युगीन समाज का इसमें भी वर्णन आता है। और अगली बात क्या है कि लिपि, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह से लिपि का जो वर्णन है वो पहली बार इसी किताब में आया था। अगला जो है वो है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता को कात्यायन ने लिखा था। और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, मतलब ज्योतिष पर आधारित एक किताब है गार्गी संहिता, और जिसमें कि यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मतलब यवनों ने जो भारत पे हमला किया था उसका पूरा ऐतिहासिक उल्लेख हमें मिल जाता है गार्गी संहिता से। नेक्स्ट आते हैं, वो है महाभाष्य। दोस्तों महाभाष्य जो है इसकी रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि के बारे में आप जानते होंगे। पतंजलि योग दर्शन पतंजलि दिए थे, या फिर योग का जो पिता उन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है महाभाष्य। और देखिए दोस्तों इसमें जो है शुंग का इतिहास का पता चलता है। शुंग कौन थे? तो शुंग एक वंश था जो मौर्य के बाद आया था। मतलब जो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठा था और उसने एक वंश का स्थापना किया था जिसे शुंग वंश कहा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे पतंजलि, और उसी समय में इन्होंने एक किताब लिखी थी और वो जो है महाभाष्य। महाभाष्य में शुंग का इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा दो और किताब है,
और उस वक्त क्या होता था कि राजा जो होते थे ना, उनके पास कुछ लेखक होते थे, कुछ कवि होते थे, और वो महाराज के प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे, उनका गुणगान करते थे, और अभी जाकर के वो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट जो है सो बन जाता है। तो उसमें उस क्रम में दो किताब को याद रख सकते हैं हम लोग कि पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। चंद्रबरदाई कौन थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, दोस्त थे, और इन्होंने उस समय के इतिहास का पूरा वर्णन किया है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, आपको पता होगा मोहम्मद गोरी के साथ इनके तराइन के युद्ध में इनकी हार हुई थी, एक बार जीते भी थे, बाद में इन्हें पकड़ के वो यहाँ से ले गया था गजनी। तो उन्हीं के कवि थे चंद्रबरदाई, और उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है। एक और किताब है हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन पे आधारित किताब है, और इसको लिखा था वान भट्ट ने। तो चलिए, ये सब जो हमने देखा है ये कुछ किताबों से रिलेटेड डिटेल्स है। अब हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में। कुछ ऐसे यात्री थे जो विदेश के थे और उन्होंने भारत भ्रमण पे आए। अगर जैसे आप कहीं पे जाते हैं भ्रमण करने के लिए, तो आप उसका डिटेल नोट करते हैं, या फिर आप सेल्फी खींचते हैं, आप फोटो डालते हैं। तो पहले तो वो था नहीं, तो यात्री अपने साथ एक किताब लेके चलते थे, और वो डायरी लिखते होंगे जो बाद में किताब बन गया, और वही किताब से जहां जहां वो गए उसका पूरा उल्लेख मिलता है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विदेशी यात्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनानी को। देखिए, यूनानी जिसे हम लोग फारस भी कह सकते हैं, प्राचीन ईरानी भी कह सकते हैं। तो यूनानी जो यात्री थे जो भारत आए थे, उसमें सबसे पहला नाम है हेरोडोटस का। अब देखिए, हेरोडोटस जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम लोग हिस्टोरिका नाम से जानते हैं। अब देखिए, हिस्टोरिका किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्टोरिका ही वो किताब है जिसमें हिस्ट्री का पता चलता है, हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आता है, और इसी किताब से हमें इनको एक नाम मिल जाता है जिसे हम लोग इतिहास का पिता के रूप में जानते हैं। मतलब हिस्ट्री के फादर कौन है? तो हेरोडोटस है। और हेरोडोटस भारत कब आया था, ये किस समय में थे? तो ये 500 BC में थे, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा, एक और बात, ईसा पूर्व क्या होता है ये बार बार जिक्र आएगा। देखिए, एक होता है BC और एक होता है AD। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, तो उसके बाद का जितना भी समय काल है उसे AD में लेते हैं। इसे बोला जाता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर के जन्म के बाद, और या ईश्वर के काल में, और उससे पहले का जो समय होता है उसे BC कहते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। तो अगर कहीं बोलते हैं कि 500 BC, BC मतलब ईसा पूर्व और AD मतलब ईसवी, तो 500 BC का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें आप 500 जोड़ दीजिएगा, मतलब 2522 साल पहले की बात की जा रही है, जब भारत में हेरोडोटस आए थे। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी हिस्टोरिका, और इसी किताब के कारण से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसमें बहुत भारतीय चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया, यहाँ के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मेगास्थनीज। तो हमारे नेक्स्ट यात्री जो है वो मेगास्थनीज हैं, और मेगास्थनीज भी यूनानी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंडिका नामक किताब लिखी, और भारत आए तो एक दरबार में आए थे, और वो दरबार था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, और उन्हीं के किताब से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। बहुत हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसकी किताब का नाम क्या था? तो वो इंडिका था। और वो किसका दूत था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो सेल्यूकस का दूत था, मतलब सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बारे में एक और इतिहास आप जान सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आया था, तब उसको आपको यहाँ पर शासन किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सिकंदर जब भारत से वापस लौट गया था, तब जाकर के उसके पास जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ था। सिकंदर का वो सेनापति था, और उसने उसे हरा दिया था। बाद में आगे चल करके उसने अपने दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका लिखी, और उससे मौर्य युगीन समाज का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है टॉलमी।
देखिए टॉलमी जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत का भूगोल। भारत का भौगोलिक परिवेश जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां हमें इस टॉलमी की किताब से मिलती है, भारत का भूगोल। और ये भारत आया था 150 ईस्वी के आसपास। ये भारत आया था, यहाँ की जनता के बारे में उसने लिखा है, यहाँ का क्षेत्र कैसा था, राज्य का कैसा विस्तार था, इन तमाम बातों के बारे में इन्होंने बताया है डिटेल में। चलिए नेक्स्ट है किताब हमारा प्लिनी का। तो प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। देखिए इसमें उसने यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, बताया है कहाँ क्या मिलता था। तो ये जो किताब है ना नेचुरल हिस्ट्री, वो पहली बुक है जिसमें हमें भारतीय वनस्पतियों के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ के समाज के लोग उसको लेकर के कैसे रिएक्ट करते थे। चलिए दो और नाम है जो हमारे यूनानी यात्रियों से है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक है डाइमेकस और दूसरा है डायोनीसियस। देखिए डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था और ये हमारा डायोनीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। मतलब हमारे तीन जो है यूनानी यात्री वो मौर्य के समय में आए थे। पहला था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला था डाइमेकस। डाइमेकस जो था वो जो है आपको बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। अब देखिए मेगास्थनीज जो है वो किसका दूत था, तो वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। डाइमेकस जो है वो सीरिया का था, वो सीरिया का राजा था अंतियोकस और उसका मित्र था। नेक्स्ट है आपको ये डायोनीसियस, ये मिस्र का था और ये मिस्र से यहाँ पे आया था, फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक सिकंदर जो है उसके साथ भी कुछ लेखक आए थे। ठीक है, बात मत करो। उसके साथ जो लेखक आए थे ना, मतलब कोई भी राजा पहले चलता था तो अपने साथ कुछ लेखकों को लेकर चलता था और वो उसके इतिहास को लिखते थे। तीन लेखक था, निर्याकस, आनेसिक्रिटस और ऑस्टिबुलस। पूछता कम है लेकिन आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए ये सब यूनानी थे। नेक्स्ट आते हैं चीनी। मतलब चीन से भी बहुत सारे यात्री भारत आए थे, जिसमें पहला नाम है फाहियान। देखिए फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, तो वो गुप्त वंश का राजा था और आपने जाना होगा कि समुद्रगुप्त का वो बेटा था। समुद्रगुप्त खुद बहुत प्रतापी राजा हुआ था और समुद्रगुप्त का वो बेटा था, तो उस समय में राज्य उसका बहुत विस्तार में था और उसका बहुत सारा वर्णन जो है फाहियान की किताबों में मिलता है। फाहियान यहाँ 14 साल तक रहा और इसने क्या किया, इसने मध्य प्रदेश की यात्रा की। इसने मध्य प्रदेश के समाज को लिखा है और इसने बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मध्य प्रदेश की जनता बहुत सुखी थी, समृद्ध थी और यहाँ देश में हर जगह सुख शांति था। नेक्स्ट है संयुगन। देखिए संयुगन जो है ये एक ऐसा यात्री हुआ जो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे पत्रों को, किताबों को एकत्रित करने के लिए आया था और उसे वो चीन ले गया। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ये अलग अलग यहाँ पे विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, वहाँ से बौद्ध ग्रंथों को उठाया, उसका कॉपी किया और लेकर के चीन गया। चीन में बौद्ध धर्म का खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार अशोक के समय से ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था और किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था, आपको पता होगा। हर्षवर्धन की हत्या पुलकेशिन द्वितीय ने करी थी जब वो दक्षिण का विजय पे निकला था। ये सब हम लोग आगामी वीडियो में देखेंगे। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था। ये भारत में 15 साल रहा, 629 से 645 के बीच में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में क्या है कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी घूम रहा था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहाँ गया, वहाँ के छात्रों से मिला और वहीं पे वो रहा। उसने अध्ययन भी करी थी नालंदा विश्वविद्यालय में और उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, तो ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन्होंने कौन सा किताब लिखा था, तो सीयू की जो है इनका किताब का नाम है। ये अलग अलग उच्चारण होगा, सीयू की। इसमें क्या है कि उसने 138 देशों का वर्णन किया है। मतलब कि वो सिर्फ इंडिया में आए ही नहीं थे, मतलब और भी 137 देश में वो गए थे और तमाम का वर्णन किया है। मतलब 138 देश की यात्रा और सभी का वर्णन एक किताब सीयू की में इन्होंने किया है। ये यात्रा वृत्तांत था। चलिए नेक्स्ट है और वो है इत्सिंग। इत्सिंग
एक ऐसा यात्री हुआ जो नालंदा विश्वविद्यालय में आया, वहाँ रहा, और इसने भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारा जो है डिटेल, विक्रमशिला और बौद्ध, विक्रमशिला और नालंदा दोनों से इसने बहुत सारा डिटेल अपने साथ ले गया। और ये हमारे ह्वेनसांग थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय से ज़्यादातर डिटेल ले गए थे। तो उस वक्त भारत शिक्षा का केंद्र था और ये यात्री यहाँ आते थे और यहाँ से बहुत सारी बातों को ले जाते थे। चलिए नेक्स्ट है आपको अरबी यात्री। ये खास करके अरब से आने वाले लोग थे और ये सब समुद्री रास्तों से आते थे। इसमें पहला नाम है अल-बरूनी का। और अल-बरूनी कौन था? ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। और आपको याद होगा, आप मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनबी भारत पे हमला किया था और 1007 के आसपास में इसका हमला था। इसके बाद इसी का जो है एक गुलाम था मोहम्मद गोरी, और उसने आगे चल के पृथ्वीराज चौहान से उसका युद्ध हुआ था तराइन में, आपने इसे पढ़ा होगा। चलिए, अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ आया और ये निवासी था तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान मिडिल ईस्ट का कंट्री है। और इसने क्या किया, भारतीय समाज का वर्णन किया, वो भी 80 अध्याय में। 80 अध्याय क्या क्या था? तो 80 अध्याय अलग अलग विषय थे। कोई ज्योतिष है, कोई पशु पर है, कोई वनस्पति पे है, कोई राजनीतिक स्थिति पे। 80 टॉपिक पे इसने भारतीय समाज को वर्णित किया है। और 80 अध्याय जो है वो 80 विषय है अलग अलग, कि यहाँ के लोग धार्मिक जीवन कैसा जीते थे, तो वो एक अलग अध्याय हो गया। यहाँ के लोग में राजनीतिक कैसा चरित्र था, उसका एक अलग अध्याय हो गया। ऐसे करके उन्होंने 80 अध्याय में बांटा है, जिसमें विज्ञान, गणित, बहुत सारा चीज को रखा है उन्होंने। और नेक्स्ट जो है हमारे अरबी यात्री हैं, वो है इब्न बतूता। चलिए, इब्न बतूता बहुत फेमस है, इनके बारे में कहा जाता है इब्न बतूता पहन के जूता पूरा एकदम घूम लिया था दुनिया। तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था यात्रा करना। और ये इंडिया जब आए, ये बहुत बड़े विद्वान थे और इनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां भी हैं। इन्होंने किताब लिखी थी रेहला, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक वर्णन को दिखाया गया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आए और यहाँ घूमते घूमते पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उसको देखा और बोला कि तुम यहाँ का जज बन जाओ, और इन्हें वहाँ पे काजी नियुक्त कर दिया। इनके विद्वता से प्रभावित होकर, ये साल था 1333 ईस्वी का। लेकिन कुछ ही समय यहाँ रहने के बाद इन्हें पता चला कि राजा पूरी तरह से पागल है, यहाँ जान बचना मुश्किल है। और फिर बाद में ये धोखा दे करके मोहम्मद बिन तुगलक को ठग के यहाँ से निकल गए, क्योंकि इसने देखा कि दिल्ली में किसी की भी हत्या हो सकती है। ये एकदम से पागल सन की राजा था। तो इब्न बतूता जो है, ये जब भारत, इसके बारे में बहुत सारा विख्यात है कि जब जहाज से जा रहा था, जहाज डूबने लगा था, तो इसने सब जो है बोल रहा था कि अपना सामान फेंक दो, लेकिन ये बोला मैं कूद जाऊंगा पानी में, लेकिन मैं पुस्तकों को नहीं फेंकूंगा। इनके बारे में बहुत सारा यात्रा वृत्तांत कहानियों के रूप में चलता है। चलिए, कुछ अन्य भी हमारे यात्री हैं, वो है, एक है तारानाथ। ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तारानाथ जो है वो कहाँ का था? तो वो था आपको तिब्बत का। तिब्बत का था, और तिब्बती मतलब एक ही यात्री का वर्णन ही आता है इतिहास में। और उन्होंने 2 किताब लिखी थी, कंग्यूर और तंग्यूर। ये अलग अलग किताब है। कंग्यूर एक पुस्तक का नाम है, तंग्यूर दूसरे पुस्तक का नाम है। 2 पुस्तकों में इसने भारतीय समाज का खूब सारा वर्णन किया है। और हमारा लास्ट आज का है, वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने पांड्य देश की यात्रा की थी। पांड्य जो है उस समय में एक देश हुआ करता था, मतलब एक प्रांत था, स्वतंत्र प्रांत। और उसमें जो है उसने यहाँ की यात्रा की, वो 13वीं शताब्दी में यात्रा की थी मार्को पोलो ने। तो यही सब है, इससे हमें भारतीय स्रोत का पता चलता है कि भारत का कैसे सामाजिक राजनीतिक विकास हुआ है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के पुरातात्विक खोज को, पुरातात्विक आधार पे भारत को कैसे वर्णित किया गया है, कैसे बताया गया है, उसे हम लोग देखेंगे। जिसमें कि अन्य समय का अभिलेख, बहुत सारा गुफा में लिखा गया लेख है, बहुत अलग अलग तरह के पुरातात्विक विषय से कैसे हम भारतीय इतिहास के स्रोत को ढूंढते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।